So today we'll be starting with our chapter number 4, other essential elements of a valid contract. ठीक है सर, other essential elements मतलब contract is an agreement which is legally enforceable. ठीक है सर, तो हम ये भी जानते हैं an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful offer, lawful object, lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract and the agreement has not been declared as void agreement under the law. ठीक है, तो देख लो आप, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वाला ये वाला पार्ट हो गया, ये अपने आप में चैप्टर्स है सारे. ठीक है, फ्री कंसेंट वाला दूसरा चैप्टर हो गया, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये एक अलग चैप्टर हो गया, और वॉइड एग्रीमेंट्स ये चौथा चैप्टर हो गया. तो चैप्टर 4 कहने के लिए चैप्टर 4 है, इसमें अलग अलग 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अपने आप में चैप्टर्स हैं. ठीक है सर. सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ देखो, a person is said to be having the capacity to make a contract or capacity to enter into a contract, या फिर a person is said to be competent to make a contract when he is a major aged person, when he is a, just give me a second, when he is a major aged person. ठीक है, plus he is a person of sound mind. ठीक है, he is a person of sound mind. And third, he has not been specifically disqualified by law to enter into a contract. He has not been specifically disqualified by law to enter into a contract. ये लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, प्लस he should be a major aged person, प्लस he should be a person of sound mind. तीनों बातें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि that person is competent to enter into a contract. तब हम बोलेंगे कि this person is competent to enter into a contract. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना. A person is said to be competent to contract when he is possessing all these three qualities. बोलिए, इतना समझ में आ गया ना? जल्दी बोलो. अरे क्या सब सोते क्या? Is everybody sleeping tonight? No, sir. No, we are not sleeping. ठीक है. So major aged person plus he should be of sound mind plus he should not have been specifically disqualified. तो अपन ने पहला क्या चालू कर दिया है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट चालू कर दिया राइट हैंड साइड से. ट्री के राइट हैंड साइड से. तो अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कब तीन चीजें होनी चाहिए? अब देखो, तीनों का बेसिक मतलब समझो, फिर मैं आपको चालू कराता हूँ. एक आदमी को व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी अ मेजर एजेड पर्सन, अपन कब बोलेंगे कि ये मेजर एज का है या माइनर एज का है? क्या सोचते हैं आप लोग, बताइए. 18 के सर, 18 अबव. 18 के अबव. शिवम बोल रहा है कि सर यदि कोई बंदा 18 साल से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो माइनर नहीं, वो मेजर है. अच्छा, और सभी जने शिवम की बात को सही मान रहे हैं या दिमाग में और भी कुछ आ रहा है आप लोगों के? पलक राठी. हाँ सर. शिवम सही बोल रहा है या इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपन? आई थिंक सही है. थिंक सही बोल रहा है. ठीक है, शैली शाह हाँ सर. सही बोल रहा है या कुछ ऐड ऑन करेगी इसमें? सर 18 प्लस बॉयज के लिए होता है और गर्ल्स के लिए 21 प्लस होता है. अच्छा, वेरी गुड. लड़के तो 18 साल में ही मेजर हो जाते हैं और लड़कियां 21 साल में मेजर होती हैं. ये शैली शाह का बोलना है.
शैलिशा आज क्या खा के आई है? कुछ नहीं सर। हाँ वो पता पड़ रहा है, दिमाग खाली है तेरा, साफ पता पड़ रहा है। तो ये जो तूने जवाब दिया है ना, पलक राठी बोलो। सर ये 18 और 21 गर्ल्स बॉयज का सिर्फ मैरिज वाले केस में होता है, बाकी सब में डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द केस। देखो अब बात सामने आई, पलक राठी 11th में पढ़ाया हुआ है तुमको, शैली को भी पढ़ाया हुआ है, पलक को भी पढ़ाया हुआ है। पर देखो यही तो है, जब आपने बीच में गैप ले लिया ना, 1-2 महीने का, 3 महीने का, सारा साफ हो गया, यहाँ से वापस सर को डालना पड़ रहा है, फसल उगानी पड़ रही है तुम्हारे सर में। ठीक है, तो देखो शिवम और जो भी नवंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स और जो मई अटेम्प्ट स्टूडेंट्स भी हैं वो भी कृपया देखें, ब्लंटली मत बोल देना कि मेजॉरिटी की एज 18 साल। ये सारी चीजों के लिए सही नहीं है। तो सर क्या सही है? सर द एज ऑफ मेजॉरिटी should be that age which is necessary according to the contract which you are making, according to the contract which you are making। मतलब आप जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से जो भी मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए वो होती है मेजॉरिटी की एज। फॉर एग्जाम्पल, शिवम ध्यान से देखना, और सभी जने जिनको शिवम सही लग रहा था, मतलब कंसेप्ट ध्यान से समझना कि सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। तो मैरिज के लिए लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। हालांकि अभी डिस्कशन और ये सब चल रहा है कि क्यों ना लड़की की उम्र को भी 21 कर दिया जाए, बट अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, अभी दूर दूर तक अभी कुछ दिख नहीं रहा है इस मामले में। तो सर हमने क्या कहा, सर मेजॉरिटी की एज वो जैसा कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं उस हिसाब से जो भी एज होनी चाहिए वो मेजॉरिटी की एज होती है। तो ये इफ इट इज अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देन दिस इज द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर दिस पर्सन एंड फॉर दिस पर्सन। इफ इट इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जमीन खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो 18 साल। वोट डालने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन वोट डालने के लिए मेजॉरिटी की उम्र क्या है? 18 साल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल, मतलब फुल फ्लेजेड ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। सर यदि किसी आदमी के, मतलब किसी पर्सन के कोर्ट ऑफ वार्ड, कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब समझते हो क्या? लीगल गार्जियन, यार मतलब एक तरीके से ये समझ लो, किसी आदमी कोई पर्सन है, उसके माँ बाप नहीं है, तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है, लीगल गार्जियन। ठीक है, तो इस आदमी की मेजॉरिटी की उम्र 21 साल का होगा तब मानी जाएगी इसकी प्रॉपर्टी के रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी मर गया, ठीक है, उसका बच्चा था, सन था 14 साल का। उस आदमी ने अपने फ्रेंड को बोला कि देख यार, मैं तेरे को अपने बच्चे का लीगल गार्जियन अपॉइंट करता हूँ, और जब ये मेजर हो जाए तो तू इसको मेरी ये प्रॉपर्टी दे देना। तो इस केस में इस सन की मेजॉरिटी कब मानी जाएगी? सर जब ये 21 साल का होगा तब ये मेजर माना जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। when the court has either appointed court of ward, और या फिर कोर्ट ने क्या किया, खुद इसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है। अभी हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे जब टेक्स्ट को पढ़ना चालू करेंगे ना, चैप्टर को। तो इसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है तो भी ये कोर्ट खुद, या कोर्ट ने कोई लीगल गार्जियन या कोर्ट ऑफ वार्ड की तरह अपॉइंट किया है किसी को, तो फिर इसकी मेजॉरिटी की उम्र 21 साल की है। यानी ये जैसे ही 18 साल का हुआ ये कूदने लग जाएगा कि अरे मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई, सौदा करके आ गया मिस्टर ए के साथ में कि अब तो मैं मेजर हूँ, मेरी जमीन पिताजी की मेरी है, लो मैं आपको बेचने का सौदा करता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि ये अभी भी माइनर है। इसको मेजॉरिटी कब मिलेगी? 21 साल का होगा तब मिलेगी। तो आप जैसी सिचुएशन में उस हिसाब से मेजॉरिटी की उम्र डिसाइड करी जाएगी। शिवम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, ब्लंटली 18 मत बोल देना। अपन डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि सर जिस काम के लिए जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से मेजॉरिटी की उम्र होनी चाहिए। ठीक है,
फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मेजर माइनर नहीं होना चाहिए, प्लस दूसरी बातों के लिए कि सर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, वो बाकी की रेगुलर बातों के लिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ये रेगुलर बाकी सारी बातों के लिए मेजॉरिटी की उम्र 18 और 18 से ज्यादा को मानता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर पार्शियली सही था, पार्शियली जो गलत था वो मैंने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड भाई, कौन बता सकता है? हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड? विनाथ कदम। सर जिसकी दिमागी हालत ठीक। जिसकी दिमागी हालत ठीक है। कितनी ठीक है और कितनी खराब है, कोई मीटर लगा के चेक कर सकते हैं क्या अपन? है ना? नहीं। पलक राठी। सर यहाँ पे अनसाउंड माइंड में ये होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पे साउंड माइंड का होना चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन। साउंड माइंड का किसे बोला जाता है? ईशा बोल रही है सेन पर्सन। यस, शी इज आल्सो राइट। सेन पर्सन होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए। इनसेन मतलब पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, साउंड माइंड को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? कि क्या कोई मीटर लगा के चेक करेंगे क्या दिमाग पे कि हाँ इसमें वेव्स इतनी आ रही है, ये साइन वेव्स आ रही है, ये कॉस वेव्स आ रही हैं, तो ये ठीक है, चलो ये पास हो गया, ऐसा होगा? या फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे हु इज द पर्सन ऑफ साउंड माइंड? मेंटली स्टेबल। ठीक है, मेंटली स्टेबल है तो देखो साउंड माइंड का लॉ कैसे डिफाइन करता है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड if at the time of making the कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही हमें बस वो साउंड माइंड का चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही हमें वो साउंड माइंड का चाहिए। इफ एट द टाइम, ये बहुत जरूरी है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट he is capable of understanding it, capable of understanding it, कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो उसे समझ पा रहा है। ठीक है, एंड he is able to make a rational judgment, he is able to make a rational judgment as to, वो एक एनालाइज कर पा रहा है, जजमेंट कर पा रहा है as to effect of making that contract upon his own interest, effect of making that contract upon his own interest, कि सर उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये वो रैशनल तरीके से जज कर पाए। यदि वो कर पाता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो साउंड माइंड का है। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक तो पलक राठी ने जो बात बोली, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है ना उस समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उससे पहले नहीं भी है या उसके बाद में नहीं भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय की रिक्वायरमेंट है कि वो मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, प्लस वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, a person is said to be of sound mind if at the time of making the contract he is capable of understanding it, कि वो क्या कर रहा है उसकी समझ है उसको, plus he is able to make a rational judgment as to effect of making that contract upon his own interest, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझ आ रहा है उसको। सर क्या आपको ये बात समझ में आ गई? साउंड माइंड का कौन होता है? बोलिए ये सोनो। सभी जने। हिमांशी, हिमांशी आज जवाब नहीं दे रही है। रिया राठौड़, यस सर। समझ आया तेरे को? हाँ सर। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। मान लो एक ड्रंकन पर्सन है, ठीक है, रिया राठौड़ एक दिन चिंता चिंता करते हुए उसने 2-4 पैग लगा लिए। ठीक है, और जब चिंता चिंता करते हुए 2-4 पैग लगा लिए
तो फिर क्या होगा, वो ड्रंकन पर्सन हो गई। ड्रंकन पर्सन क्या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज शी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट? नो। इज शी एबल टू मेक अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट्स अपॉन हर ओन इंटरेस्ट? सर वो जज नहीं कर पाएगी, वो दारू के नशे में है, ठीक है, तो वो रैशनल जजमेंट भी नहीं दे पाएगी। सो अ ड्रंकन पर्सन इज टेम्पररीली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब तक दारू के असर में है तब तक वो अनसाउंड माइंड का है कि है, तब तक उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। एक बार वो दारू के नशे से बाहर आ जाए तो फिर वो अब साउंड माइंड की हो गई है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। उसी तरीके से देखो अभी क्या बताया मैंने आपको, अ पर्सन कैन बी टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे कि ड्रंकन पर्सन, या फिर हमारा ये जो निकुंज है, निकुंज में तो पर्यूषण तो बड़ा चिल्लाता रहता है, लेकिन बाकी के दिनों में जाके है ना कभी कभार चरस गांजा खा लेता है, चरस गांजे का सेवन कर लेता है। तो अगेन जब तक उसका चरस गांजे का असर रहता है, ही इज टेम्पररीली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब तक उसके नशे में है तब तक इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत नहीं है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सन कैन बी, देखो कितनी वेराइटीज है अपने पास में। एक पर्सन है, he can be permanently of sound mind, permanently of sound mind। तो ऐसा आदमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या नहीं बना सकता है, बोलो हाँ या ना। एक ऐसा आदमी है who is permanently of unsound mind, हमेशा जन्मजात ही पागल है वो, या फिर कोई ऐसा झटका लगा कि वो 24 घंटे पागलपन की हालत में ही रहता है, तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। एक ऐसा पर्सन हु इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसको अनसाउंड माइंड जब तक है ना उसका, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, बाकी के टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और एक ऐसा पर्सन हु इज टेम्पररीली ऑफ साउंड माइंड, यानी कि दिन के एक पागल खाने में एक पागल है, 24 घंटे में से 20 घंटे वो पागल रहता है, लेकिन दिन के 4 घंटे वो बिल्कुल सही रहता है, बाकी 20 घंटे दौरे पड़ते हैं। दिन का एक फिक्स टाइम है 12 से 4 बजे के बीच में, वो बिल्कुल सही रहता है। तो वो इस 12 से 4 के बीच में, मतलब जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केपेबल है, बाकी के 20 घंटे नहीं है। और यदि कोई ऐसा आदमी है पागल खाने में जिसको 4 घंटे दौरे पड़ते हैं और 20 घंटे वो बिल्कुल सही रहता है, तो इस 4 घंटे के दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, बाकी 20 घंटे के दौरान वो साउंड माइंड है, उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? साउंड माइंड को बोलते हैं, अनसाउंड माइंड का क्या मतलब है, किसी को कोई यस सर। तो सबसे पहले समझ में आई? ठीक है। देशना दोषी, यस सर। तेरी भी कोई अच्छी आदतें हैं क्या? होंगी सर। होंगी सर, आपको क्यों बताऊं सर। सही बात है, मैं बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। मैं अच्छी आदतें मतलब बोल रहा हूँ, कोई तू भी कभी ड्रिंक करती है या चरस गांजा यूज करती है या कुछ करती है? कुछ नहीं करती है, शी इज वेरी सीधी सादी लड़की है। चलो, तो अब अपन को, अरे ये क्या हो गया, पहली बात समझ में आ गई कि सर मेजॉरिटी की उम्र क्या होती है। दूसरी बात समझ में आ गई कि पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत जरूरी है। बाकी वो पहले बाद में उसके फरिश्ते भी खराब हो जाए, वो अनसाउंड माइंड को हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी 5 अलग अलग वैरायटी पढ़ेंगे। जस्ट एक आध एग्जांपल बता देता हूं आपको। जो आदमी किसी क्राइम को करने के बाद में जेल में पड़ा हुआ इम्प्रिजन्ड है, तो जेल में रहने के दौरान वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता, बिकॉज ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जब वो अपनी सजा काट के बाहर आएगा,
सजा पूरी करके बाहर आएगा तब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। तो ऐसा आदमी नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता। या फिर एक इंसॉल्वेंट, आपने नाम सुना है ना, एक इंसॉल्वेंट पर्सन जो जो कोर्ट में अप्लाई करके जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित करा लिया हो, उसको अपने इंसॉल्वेंसी के पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने जरूरी नहीं होते हैं। नंबर 1 तो ये तो अपन ने कल भी देख लिया था। नंबर 2, ये आदमी इनकॉम्पिटेंट हो जाता है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अब सरकारी खाते में चली जाती है ना, वहां से फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के जिनको रुपए में 10 पैसे 20 पैसे चुकाने हैं उनको चुकाया जाएगा। सो अ पर्सन हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट इज disqualified by law to make a contract regarding his property। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया लॉ से, लेकिन उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना थोड़ा सा टीडियस टास्क होगा। ठीक है, जैसे कि एक फॉरेन एम्बेसडर है, फॉरेन एम्बेसडर है किसी कंट्री का, अमेरिका का फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में बैठा है जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। अभी फॉरेन एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसको इंडिया में खूब सारा फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट खरीदने की इच्छा है तो एक हैंडीक्राफ्ट डीलर से उसने कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, खरीद सकता है। लेकिन कल को इस हैंडीक्राफ्ट डीलर को इस पे केस करने की जरूरत पड़ गई एम्बेसडर पे, तो फिर उसके जूते घिस जाएंगे। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर इन पे केस कर पाएगा। तो फॉरेन एम्बेसडर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ तो नहीं है, लेकिन सर सर्टेन इफ्स एंड बट्स हैं इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ऐसे 2-3 पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या आपको ये स्टेटस वाला पॉइंट समझ में आ गया, दैट द पर्सन शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? बोलिए यस और नो। यस सर। Yes. ठीक है, चलिए वंडरफुल। शैलिशा, हाँ सर। कुछ खा के बैठा कर क्लास में, ठीक है, नहीं तो लड़कों की 18 साल और लड़कियों की 21 साल बना देगी। ठीक है, चलिए अब देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? निनाद तू बताएगा बेटा? Sir, all agreements are contract, but all contracts are not agreed. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल, एक मिनट, हाँ, an agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract. An agreement must not have been specifically disqualified, and the person has an agreement has not been declared as void agreement under the law। ठीक है, ये 5 चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये 5 चीजें एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल वाली बातें सेक्शन 10 से आ रही हैं। याद रखना सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 10 बोलता है एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल कब होगा। सेक्शन 11 बोलता है, क्या बोलता है? कौन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि हमने पढ़ भी लिया। सर मेजर एजेड होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ये बातें कहाँ दी गई है? यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 11 में दिया हुआ है। तो 10 और 11 बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैं कुछ ही सेक्शंस याद रखने का बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है। फाउंडेशन में काम नहीं याद रखोगे या कम याद रखोगे, हालांकि याद रखना चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा क्या? सर तुम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो
तो वैसे तो एक्सपेक्टेड है तुम्हारे को सेक्शंस याद होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लेकिन बच्चे सेक्शन याद करने के पीछे कंसेप्ट गड़बड़ा जाता है, इसलिए मैं इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ उसको। और इंटर में तो बिना सेक्शन लर्न किए काम चलेगा ही नहीं, इसलिए क्या है, आदत अभी से डालने की कोशिश करो, ठीक है। सो हिमांशी इसको पढ़ना चालू करना। Yes, sir. Meaning capacity to contract means legal capacity of the party to enter into a contract. Section 11, every person is competent to contract who is of age of majority according to law which he is subject. Sound mind, not disqualified from contracting any law to which he is subject. सर हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है जो मेजर एजेड का है, और मेजोरिटी की उम्र किस हिसाब से डिसाइड होगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। शादी का लॉ है 21-18, बाकी कोर्ट ऑफ वॉर्ड और वो वाली बातें फिर 21 साल, अदरवाइज 18 साल इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से। प्लस ये सब एंड है, और नहीं है, एंड है, इंग्लिश का एंड है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड है, ठीक है। सो प्लस ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड कौन होता है वो मैंने सिखा दिया, प्लस ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर जिस लॉ के अंडर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी लॉज के अंडर एक पर्सन जो है वो उसे अपनी प्रॉपर्टी के रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट बनाने को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है। सो पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स, ठीक है। तो सर अपन तो कह रहे हैं कि सर मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, तो पूरा लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट आया हुआ है, ठीक है, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा एक टाइम चाहिए, ठीक है। आज अपन पहले करते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अनसाउंड माइंड का माना गया है, ल्यूनाटिक, इडियट्स, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हिमांशी। Section 12, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding and forming a rational judgment as to its effect upon his interests. मैंने आपको डरते ही क्या पूछा था, पर्सन साउंड माइंड का, बोले साउंड माइंड का मतलब क्या है, किसी ने बोला सेन होना चाहिए, किसी ने बोला ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि सर एक तो वो उसे समझने की काबिलियत रखता हो, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, नंबर 1 ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, एंड वो क्या जो भी बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट उसका उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में वो एक रैशनल जजमेंट ले मतलब उसको समझ में आ रहा है। सो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time of making the contract, at the time when he makes it, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइम तुम्हारी नैया डूबी हुई है, तुम अनसाउंड माइंड, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो क्या जरूरी है, जिस समय तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस समय तुम साउंड माइंड के होने चाहिए। सो पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उसे समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, एंड forming a rational judgment as to effect of making that contract upon his own interest. Very simple. याद हो गया या नहीं हो गया बताओ। कोई तुमसे पूछे ना साउंड माइंड का कौन है तो अब तुम समझाने लायक होने चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ी मंच। A contract was usually a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. एक ऐसा आदमी who's usually of unsound mind, यानी कि दिन में 20 घंटे पागलपन की हरकत करता रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, दिन में 4 घंटे सही रहता है, he may make a contract when he is of sound mind, यानी कि इन 4 घंटे के दौरान जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। एक पर्सन है, पेशेंट है ल्यूनेटिक असाइलम में, पागल खाने में, जिसको बीच बीच में साउंडनेस के दौरे आते हैं। वैसे वो पागल रहता है लेकिन बीच बीच में साउंड हो जाता है, इंटरवल्स में ऑफ साउंड माइंड आते हैं, ही में मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल्स। अब इसी के जैसे दूसरी बात पढ़ इसको।
A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. A person usually of sound mind यानी कि दिन में 20 घंटे तो वो बिल्कुल अपने दिमागी तौर पे सही रहता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन 4 घंटे पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको दिन में. He may not make a contract when he is of unsound mind. इन 4 घंटों के दौरान नहीं बना सकता है, इन 20 घंटों के दौरान जब वो साउंड माइंड का है वो बना सकता है. ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड का और एक एग्जांपल, जब कोई पर्सन ड्रंकन होता है, जैसे कि या यदि दारू पी ले, या फिर इंटॉक्सिकेटेड होता है, जैसे कि हमारा शिवम जो है, नहीं निकुंज जो है, वो थोड़ा बहुत चरस गांजा कंज्यूम कर लेता है, तो टेम्पररीली ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड. बाकी टाइम ये लोग बना सकते हैं. अरे मैं तुम्हारा एग्जांपल केवल इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुमको एग्जाम में याद रह जाए कि हमको सर ने ऐसा एग्जांपल दिया था हमारे ऊपर. बाकी मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई एक बूंद भी कंज्यूम करे या कुछ थोड़ा सा ग्राम्स भी कंज्यूम करे. ठीक है, द ओनली रीजन व्हाई आई रोप यू पीपल इनटू माय एग्जांपल्स इज इट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग. दैट्स इट. चल भाई आगे पढ़ हिमांशी. A sane, so example ही. हाँ, A sane man who is drunk that he cannot understand terms of contract or form a rational judgment as to its effect upon his interest cannot contract while such drunkenness lasts. while such drunkenness lasts. एक एक हर तरीके से सही आदमी है, पागल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ड्रंक है, इतना पिया हुआ है that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment. तो फिर he cannot contract while such drunkenness lasts. Very simple. लेकिन मैं तुमको एक है ना छुपी हुई बात बताता हूँ. एक मिनट यहाँ मैं तुमको एक छुपी हुई बात बताता हूँ. सर यदि एक आदमी अनसाउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मान लो वो ड्रंकन स्टेट में है और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो समझ नहीं पा रहा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रैशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा था. लेकिन इफ दैट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट, उससे ड्रंकन आदमी का बेनिफिट ही हो रहा है, तो फिर वो कोर्ट में एनफोर्स हो जाएगा. अपन उसको मना क्यों कर रहे हैं अनसाउंड माइंड के आदमी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से? क्योंकि कहीं उसका कोई जना बेजा फायदा नहीं उठा ले, प्रॉपर्टी के कागज पे साइन नहीं करा ले, कोई और चीज पे साइन नहीं करा ले जिससे उसका नुकसान हो जाए. ठीक है, लेकिन यदि वो ड्रंकन पर्सन या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन वो कोई ऐसी चीज साइन कर रहा है जिसमें उसका बेनिफिट है, तो फिर वो कोर्ट में एनफोर्स कराई जा सकती है. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस. ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है तो आप लोग वापस रिज्वाइन करेंगे. मैं जो लिंक भेजता हूँ फिर बाकी का डिस्कशन नए लिंक पे करते हैं.